जब मैं बच्चा था, तब से मेरे फ़ादर मुझे एक कहानी सुनाया करते थे। मेरी बात ध्यान से सुनो अरहन। उसकी माँ उसे कहती है अरहन से कि मेरी बात ध्यान से सुनो अरहन। कारवान फैमिली का हिस्सा होने के नाते यह एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए। भले ही हम अब कैपिटल से दूर इस छोटी सी जगह पर आ गए हैं, पर 200 साल पहले हमारी फैमिली की इज्जत को कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक नाइट जिसे गॉड ऑफ वार कहा जाता था, सच्चे नाइट्स जिन्हें राजा का आशीर्वाद प्राप्त था और सब उनकी इज्जत करते थे। एक ऐसी फैमिली जिसे तलवारों ने चुना था, जिसे स्वॉर्ड्स ने चुना था, जिन्होंने पीढ़ियों दर पीढ़ियों स्वॉर्ड्समैन पैदा किए। इसलिए सब लोग इज्जत से हमें बुलाते थे द इनविजिबल गार्डियंस, द कारवांस। अरहान, तुम ही हो जो आगे चलकर कारवान फैमिली के हेड बनोगे। तुम्हें गर्व के साथ जीना होगा, ये जानते हुए कि तुम्हारी रगों में उसी का खून है। अपनी महानता को वापस पाना होगा और इस जमीन के रक्षक के रूप में फिर से खड़े होना होगा। यही हमारी फैमिली का मिशन है। तो दोस्तों, उसकी माँ उसे ये स्टोरी, अपने एंसेस्टर की स्टोरी बता रही होती है कि अरहन, तुम्हें ये सब बातों को याद रखना होगा और अपनी फैमिली को फिर से उसी ऊंचाई में खड़ा करना होगा जिस ऊंचाई में पहले थी। लेकिन अरहन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो चलिए स्टोरी आगे बढ़ते हैं। वो बहादुरी की कहानियाँ जो फादर ने सुनाई थी, वो शायद बस फेंकी हुई बातें थी। अगर कारवांस के बारे में कहानियाँ सच होती, तो हम इस तरह के पिछड़े हुए गांव पर राज नहीं कर रहे होते और आम लोगों के साथ खेती करने में अपने दिन नहीं बिता रहे होते। मेरा मतलब है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। मेरे पिताजी की कहानियाँ में बहुत सारे झोल हैं। उस पुरानी तस्वीर में फैमिली फाउंडर को ही देख लो। मैं उसे कितना भी देख लूँ, वो बिल्कुल भी मेरे एंसेस्टर जैसे नहीं दिखते। यहाँ तक कि उसके साथ रखी हुई खानदानी तलवार सैकड़ों साल पहले बनी होने के हिसाब से बहुत ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी वो तेज धार धार चमकती हुई है। सबसे ज़रूरी बात, स्टेट की हर हिस्ट्री बुक में मैंने पढ़ लिया, हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर लियाम कारवान का नाम एक सिंगल निशान भी नहीं है। जब तुम इन सब बातों पर ध्यान देते हो, तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है कि यह सब आने वाली पीढ़ियों का थोड़ा गर्व महसूस करने के लिए बनाई गई झूठी कहानियां हैं। मतलब ये सब अरहान सोच रहा होता है कि मेरे एंसेस्टर की स्टोरी कहीं तो मुझे मिली नहीं, हिस्ट्री में कहीं भी है नहीं, और मदर मुझे बोल रही है कि हमारे एंसेस्टर ये थे, हमारे एंसेस्टर वो थे। बट अरहान को बिलीव नहीं हो रहा होता है। तो चलिए स्टोरी आगे बढ़ते हैं। तभी छोटे माली बोलते हुए, आप वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? नाश्ते का टाइम हो गया है। अगर आपने जल्दी नहीं की तो सारी गर्म ब्रेड खत्म हो जाएगी। अगर आपने और देर की तो मैं आपकी भी खा जाऊंगी। क्या? मेरे लिए रुको, मेरे लिए थोड़ी छोड़ देना। खैर, किसे फर्क पड़ता है? अगर कारवान कोई महान फैमिली नहीं है, मेरे पास मेरे स्वागत करने के लिए यहाँ सब लोग हैं और मुझे यह जगह पसंद है जहाँ मैं इनके साथ रह सकता हूँ। मुझे वही कारवान चाहिए, बिल्कुल वैसा ही जैसा अभी है। ये कम से कम मैं अपनी शांति भरी दुनिया में यही सोचता था। मुझे लगता है हमने आज की फसल का टारगेट पूरा कर लिया है, तो मैं पड़ोस के गांव की मार्केट जा रहा हूँ। मुझे देर हो जाएगी, मैं वहाँ से कुछ जरूरी चीजें लाने का प्लान बना रहा हूँ। मैं निकलता हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। हमारे छोटे मालिक जैसा सच में कोई और नहीं है। बिल्कुल सही कहा, वो बाकी रईसों से बिल्कुल अलग है। मुझे तो अभी से चिंता हो रही है कि कौन सी लड़की उन्हें उड़ा ले जाएगी। चलो अब इससे पहले कि और देर हो, अपना बाकी का काम खत्म कर लेते हैं। गांव वाले खुशी मना ही रहे थे कि तभी हम एक भयानक मंजर देखते हैं कि एक इंसान लोगों को बड़ी बेरहमी से काट रहा होता है। वह बस एक बात दोहराता है कि इस टेरिटरी को नहीं रहना चाहिए, इसे जल्द से जल्द इरेज हो जाना चाहिए। गांव वाले लोग उसे देखकर डर के मारे वहीं जम गए होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो स्वॉर्ड मास्टर किसी की नहीं सुनता। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं, वो बस अपने ऑर्डर को पूरा कर रहा होता है, जिसमें कई सारे निर्दोष गांव वालों को अपने एक ही सोर्ड स्लैश में टुकड़े टुकड़े कर देता है। लोग यह देखकर डर के मारे भाग रहे होते हैं, लेकिन उसके रास्ते में जितने भी गांव वाले आते हैं, वो बस अपने शॉर्ट स्लैश से उनके सर उड़ा देता है। और ये मंजर देखने में ऐसा लग रहा होता है सभी जगह मौत की बारिश हो रही है। जैसे ही अरहान मार्केट से लौटता है, वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरहान डर और सदमे से उसकी सांसें फूल रही होती है। ये, वो कहता है, ये कैसे हुआ? ये सब लोग ऐसे क्यों मरे हुए हैं? तभी नरेटर बताता है उसका प्यारा गांव अब शमशान बन चुका था। हर तरफ लाशें, खून और सन्नाटा था। अरहान की फटी आंखें और उसके चेहरे का दर्द साफ बयां कर रहा है कि वह कितने गहरे सदमे में है। तभी उसके पीछे बटलर आ जाता है। मत देखिए छोटे मालिक, यहाँ से चले जाइए। अरहान रो रहा होता है। बटलर के भी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। अरहान बस अपने विलीजर्स विलीजर्स अपने गांव वालों को ही चिल्ला रहा होता है। अरहान को भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये सब सच्चाई है या सपना।
सीन चेंज होता है और हम देखते हैं अरहन को, जो भागकर अपने मेंशन में वापस आ गया है। वहाँ का मंजर भी गांव जैसा ही था, हर जगह बस लाशें पड़ी हुई थी। यह सब देखकर अरहन फूट फूट कर रोने लगता है। तभी अचानक उसकी माँ आकर उसे कस के गले लगा लेती है। अपनी माँ को सेफ देखकर अरहन को थोड़ी शांति मिलती है। लेकिन अरहन के फादर वहाँ काफ़ी गुस्से में थे। वो अपने लोगों के मरने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें याद आता है कि किस तरह उस सोड मास्टर ने अरहन और उसकी पूरी फैमिली को 1 महीने का टाइम दिया था, पूरा गांव खाली करने के लिए। लेकिन दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे, क्यों उस मॉन्स्टर ने अरहन की फैमिली को उस दिन क्यों नहीं मारा? तो उसका आंसर अब मिलेगा। सोड मास्टर कहता है, मैं 1 महीने बाद वापस आऊँगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तब तक सबको लेकर यह जगह छोड़ देना। सोड मास्टर की यह बात सुनकर गांव के बचे हुए लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन अरहन के फादर के लिए वह जमीन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं थी, वो उनकी इज्जत और सब कुछ थी। एक लॉर्ड और एक नाइट होने के नाते वो वहां से भाग नहीं सकते थे। इसलिए वो सोड मास्टर से आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उनकी पत्नी अरहन की माँ भी इस फैसले में उनका आखिर तक साथ देती है। दूसरी तरफ अरहन की माँ उसकी जान बचाने के लिए उस बटलर के साथ एक घोड़ा गाड़ी में बैठाकर वहां से दूर भेज देती है। लेकिन अरहन को अपने परिवार की इतनी चिंता हो रही थी कि वह रास्ते में ही गाड़ी से कूद कर वापस भाग जाता है। अरहन अपने घर लौटता है तो एक ऐसा मंजर देखता है जो किसी की भी रूह कपा दे। उसने कहा कि उसी के घर के ऊपर उसके माँ बाप की लाशों को टांग दिया गया है। जरा सोचो, अगर ऐसा मंजर आपके सामने हो तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? अपने माँ बाप की लाश देखकर अरहन पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वो गुस्से में चीखते हुए अपने वेपन से उस शॉट मास्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। एक ही पल में एक इतना खतरनाक काउंटर अटैक होता है मानो अरहन का सर ही कट गया हो। शॉट मास्टर कहता है, तुम लकी हो बच्चे कि तुम्हें अभी 18 साल के नहीं हुए हो, वरना तुम भी यहाँ मारे जाते। अगर तुमने अपनी इस फैमिली की लाइन को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फिर से ढूंढ निकालूंगा और जान से मार दूंगा। आपके सब कुछ छीन लिया जाए और कोई आकर आपसे बोले कि तू बच तो गया है, पर कुछ किया तो तुझे भी मार दूंगा, तो कैसा फील होगा? अरन वहाँ जमीन पर बेबस लाचार गिरा था। वो अपने माँ बाप के पास घुटनों के बल जाता है और उन्हें गले लगाकर रोने लगता है। उसके आंसुओं में जो दर्द था, उसकी आग को आप और मैं स्क्रीन के इस तरफ बैठकर भी फील कर सकते हैं। उसने उसी पल सोच लिया था कि उसे अब इस दुनिया की सबसे बड़ी पावर की ज़रूरत है। और तभी सीन एकदम से चेंज होता है। हम देखते हैं कि उस पुरानी तस्वीर से अरहन के एंसेस्टर की आत्मा बाहर निकल कर आती है। एंसेस्टर कहते हैं, मैं तुम्हें इतने भयंकर दर्द में देखा और मेरी आत्मा जाग उठी। अब मैं तुम्हें अपनी पावर, अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक दूंगा। रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। और ये मेरा पहला वीडियो है और बैकग्राउंड साउंड थोड़ा आ रही होगी तो मुझे माफ़ करना। एपिसोड के आखिरी में हमने देखा था कि अरहन सब कुछ खो चुका है। वो अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रहा था। तो चलिए दोस्तों, कहानी आगे बढ़ते हैं। घटना के बीते हुए 1 साल बीत चुका है। अरहन ने अपने परिवार और गांव वालों को उसी जमीन पर दफना दिया। इन बीते 1 साल में अरहन ने बस एक चीज की, बदले की तैयारी और दिन रात तलवार चलाने की प्रैक्टिस। और बचे हुए वक्त में कातिल स्वॉर्ड मास्टर की इन्फॉर्मेशन निकालता। अपनी रिसर्च में अरहन को उस कातिल के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे पता चलता है कि वह स्वॉर्ड मास्टर इस कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर ब्लेड माना जाता है। एक रक्षक जो राज्य की शांति बनाए रखता है और बुराई का नाश करता है। मास्टर ऑफ 10 स्वॉर्ड्स कार्लोस। अगर वो सच में इतना ही महान और नेक है तो उसने मेरा बेकसूर परिवार और मेरे गांव वालों को क्यों मारा? आखिर इसके पीछे क्या था? क्यों कारवान फैमिली को इरेज कर दिया गया? ये बात अभी भी बहुत बड़ी राज है। तभी एक रात जब अरहान अकेले बैठा था, अचानक एक अजीब घटना घटित होती है। वहां रखी एक असली तलवार से अचानक तेज नीली रोशनी निकलने लगती है और देखते ही देखते उसके एंसेस्टर की पुरानी तस्वीर चमकने लगती है और उसमें से एक आत्मा बाहर निकल आती है। थोड़ी इज्जत दिखाओ अरहान कारवान, मेरे डिसेंडेंट। अरहन पहले तो इस चमत्कार को देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि शायद ट्रॉमा या कुछ हेलुसिनेशन होगा। पर अगले ही पल उसके अंदर का दबा हुआ सारा गुस्सा बाहर आ जाता है। अरहन कहता है, क्यों? तुम अभी क्यों आए हो? जब मेरी फैमिली मारी गई तब तुम कहाँ थे? सिर्फ अभी क्यों? अरहन की बात सुनकर असिस्टर लियाम ने शांत आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मुझे खुद देखकर तसल्ली करनी थी। बदला एक ऐसा रास्ता है जिस पर तब तक कदम नहीं रखना चाहिए जब तक तुम सब कुछ पीछे छोड़ने को तैयार ना हो। पिछले 1 साल से मैंने तुम्हारा जुनून देख रहा था।
बिना किसी खास टैलेंट के भी तुमने एक दिन के लिए भी तलवार नहीं छोड़ी। तुम्हारी इन्हीं सब चीज़ों और तुम्हारी आंखों की उस नफरत ने ही मुझे जगाया है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा ताकि उस कातिल को सजा दे सको। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, डिवोर माय स्वॉर्ड, मेरी तलवार निगल लो। सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं अरहन और लियाम को, जो कि एक भयंकर गर्म भट्टी के सामने खड़े हैं। भट्टी में आग की लपटें उड़ रही है और वहाँ हथियार रखे हुए हैं। एसिस्टर लियाम कहते हैं, कारवान फैमिली की रगों में इंसान और डॉर्फ दोनों का खून दौड़ता है, जो मुझसे शुरू हुआ था, और इसी खून की वजह से हमारे पास एक ऐसी ताकत है जो तलवारों को खा सकती है। उन्हें खाकर तुम उस तलवार को और चलाने वाले की यादें और उसकी टेक्निक दोनों को हासिल कर लोगे। यही कारवान फैमिली की सबसे बड़ी ताकत है। अरहन हैरानी में कहता है, तलवारों को खाना? पर ये करते कैसे हैं? सिस्टर लियाम कहते हैं, इसका तरीका बहुत सिंपल है। तलवारों को आग में तब तक गर्म करो जब तक वह नरम ना हो जाए, और फिर उसे चबा कर निगल लो। अरहन सोचता है, भले ही ये दर्दनाक हो, पर अगर इससे 1% भी चांस बदला लेने का बनता है तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। अरहन आग से निकली हुई उस लाल और धधकती हुई तलवार को अपने हाथों में उठाता है। बिना कुछ सोचे वह अपने मुंह खोलता है और उस खौलती हुई तलवार को सीधे अपने मुंह में दबा लेता है और दांतों से चबाने लगता है। तलवार का खौलता हुआ लोहा और उसकी आग अरहन के मुंह और गले को जला रही थी। उसकी नसें फटने को तैयार थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका जिस्म अभी राख हो जाएगा। दर्द से उसकी आंखें बाहर आने लगती है, पर तभी उसे अपने उन गांव वालों की लाशें और अपने माँ बाप का खून से सना हुआ चेहरा याद आता है। अरहन, तुम्हें करना होगा, अरहन, तुम्हें करना होगा। अरहन उस भयंकर दर्द के बीच अपने दांत और जोर से भींच लेता है और उस तलवार को चबा जाता है। मैं इसमें कामयाब होऊंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं कामयाब होकर रहूंगा। मैं एक ऐसा स्वॉर्ड मास्टर बनूंगा जो उसे जान से मार देगा। उस दर्दनाक रात के बाद अगली सुबह होती है। अरहन जमीन पर लेटा हुआ है और अचानक हाँफते हुए उठता है। वह जल्दी से अपने बॉडी को चेक करता है। मैं जिंदा हूँ। एक ऐसी खौलती हुई तलवार खाने के बाद भी मेरे जिस्म पर एक खरोंच तक नहीं है। अरहन को लगता है कि शायद कल रात का वो सब कुछ एक बुरा सपना था, पर तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ती है। जमीन पर सिर्फ उस तलवार का हैंडल पड़ा हुआ था, बाकी पूरी तलवार गायब थी। अरहन कहता है, नहीं, ये सपना नहीं था। अगर ये सपना होता तो उस तलवार का सिर्फ हैंडल यहाँ नहीं होता। तभी वहाँ हवा में इंसेक्टर लियाम की आत्मा वापस आती है। उनके चेहरे पर कल जैसी शक्ति नहीं, बल्कि एक गर्व वाली मुस्कान थी। एंसेस्टर लियाम कहते हैं, तुम्हारी बॉडी भले ही एकदम कमजोर हो, पर तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ किसी मॉन्स्टर की तरह है। बच्चे, कारवान के हिस्ट्री में कई लोग इस भयंकर दर्द के कारण मारे जाते हैं, पर तुमने कर दिखाया। अब तो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो गया होगा। अरहन बिना कुछ सोचे पूरे रिस्पेक्ट के साथ अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपना सिर झुकाता है। अरहन कहता है, मैं अरहन कारवान अपने परिवार के फाउंडर को रिस्पेक्ट शो करता है। इंस्पेक्टर लियाम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, फाउंडर नहीं, आज से मुझे मास्टर कहो, मेरे यंग डिसेंडेंट। अरहन कहता है, यस मास्टर। पर उस तलवार को निगलने के बाद भी मुझे अपने अंदर कोई टेक्निक महसूस क्यों नहीं हो रही? यह सवाल सुनकर मास्टर लियाम थोड़ा हिचकिचाते हैं और एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है। मास्टर लियाम कहते हैं, असल में इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं तुम्हें अपनी वह महान तलवार खिलाकर सीधे एक स्वॉर्ड मास्टर बना दूंगा, लेकिन जनरेशन बीत जाने के कारण तुम्हारी ब्लड लाइन बहुत थीन हो चुकी है। तुम्हारे पास तलवार खाने की ताकत तो है, पर उसके अंदर की उस बेहिसाब एनर्जी को कंज्यूम करने की शक्ति फिलहाल तुम्हारे पास नहीं है। सीधे शब्दों में कहूँ तो तुम्हारी बॉडी अभी इतनी वीक है कि वो उस टेक्निक को हैंडल नहीं कर सकती। अरहन कहता है, मैं समझ गया मास्टर। मैं शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम बदला लेने का एक रास्ता तो बचा है। अगर मैं अभी आपकी इतनी ताकतवर तलवार डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यह है कि मुझे शुरुआत ऐसी तलवारों से करनी होगी जो मेरे लायक हो, जो मेरे इस वीक बॉडी की कैपेसिटी के बराबर हो, है ना मास्टर? मास्टर लियाम अपने आप में प्राउड फील कर रहे होते हैं। हाँ, तुम्हारी समझ एकदम शॉर्ट मास्टर लेवल की है। हमें ऐसी पुरानी तलवारें चाहिए जिन्हें योद्धाओं की आत्मा, स्पिरिट और ब्लड बसी हो। चलो, मुझे किसी ऐसी जगह ले चलो जहाँ पुराने हथियारों का ढेर हो। और फिर अरहन अपने मास्टर के बताए रास्ते पर एक ऐसे
कबाड़ खाने में पहुंचता है जहां टूटी फूटी और पुरानी तलवारें पड़ी थी। ये वो जगह थी जहां से अरहन का असली सफर शुरू होने वाला था। जमीन पर बहुत सारी टूटी हुई तलवारें पड़ी हैं। मास्टर लियाम एक तलवार की तरफ इशारा करते हैं। जाओ अरहन, इसे उठाओ। आज से यह तुम्हारी दूसरी तलवार बनेगी, द सेकंड स्वॉर्ड। दोस्तों, अरहन को अपनी दूसरी तलवार मिले हुए अब पूरे 1 महीने बीत चुके हैं। 1 महीना बाद उसके खाली गांव में कुछ अजीब हलचल होती है। 3-4 बैंडिट अरहन के एंसेक्टर हाउस में एंटर हो जाते हैं। एक बैंडिट दूसरे से कहता है, जैसा हमने सुना था, यहाँ कोई नहीं है गांव में, और इस जगह पर मुझे किसी के होने का एहसास नहीं होता है। बैंडिट लीडर कहता है, मुझे तो लगता है यहाँ कोई नोबल रहता होगा। उन अमीर लोगों वाली महक हर जगह फैली है। आखिर हमारी किस्मत चमक ही गई, ये काम बहुत आसान होने वाला है। वो बैंडिट घर के सामान को खोजने लगते हैं, छानने लगते हैं कि कुछ मिल जाए। तभी उनमें से एक को वहाँ कुछ औरतों के नए और साफ कपड़े मिलते हैं। एक ठरकी बैंडिट एक औरत का कपड़ा उठाता है और उसे अपने चेहरे पर रगड़ने लगता है, उसे सूंघने लगता है। दूसरा बैंडिट कहता है, ओए मुझे भी सूंघने दे, मुझे भी एक नोबल लेडी की खुशबू लेनी है। उनकी यह घिनौनी बातें यहीं नहीं खत्म होती। वो बैंडिट तो उस औरत की तस्वीर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी एक आवाज़ गूंजती है, वहीं रुक जाओ। अरहन सामने से आता है। बैंडिट उसे हैरानी से देख रहे थे। अरहन कहता है, मेरी माँ को सफाई बहुत पसंद थी और उन्हें गंदगी से बिल्कुल नफरत थी। इसलिए उस कपड़े को शांति से नीचे रख दो और चलो थोड़ी बातें करते हैं। बैंडिट लीडर अरहन को मजाक में ले रहा था। ये तो बच्चा निकला, मुझे तो लगा कोई लेडी होगी। अरहन कहता है, अगर तुम लोग गेस्ट की तरह आए हो तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अगर एक इंट्रोड्यूटर की तरह हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरहन की ऐसी बातें सुनकर बैंडिट का दिमाग खराब हो जाता है। उन्हें लगता है कि यह लड़का पागल हो गया है। एक बैंडिट कहता है, जा बच्चे सो जा, सो जा, नहीं तो बैंडिट लाहौरी आ जाएगा। अरहन को बैंडिट लोग हल्के में ले रहे थे। एक बैंडिट अपनी तलवार निकालता है। जैसे ही वो बैंडिट अरहन पर अटैक करता है, उसे पहले ही अरहन की आंखों का रंग चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी दूसरे की एबिलिटी यूज़ कर रहा हो और एक ही पल में उस बैंडिट को मार देता है। अरहन कहता है, वह तुम लोग भरोसे वाले नहीं, भोसड़ी वाले हो, तो मरो सालो। लेकिन आखिर अरहन को यह नई पावर मिली कहाँ से? चलिए स्टोरी में थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। हमें भट्टी का मंजर दिखाया जाता है। अरहन के हाथ में एक अजीब सी सॉर्ड थी। अरहन उस पतली सी ब्लेड को ध्यान से देखता है और मास्टर लियाम से कहता है, मास्टर, क्या सच में मुझे इसी सॉर्ड को डिलीवर करना होगा? यह तो किसी सॉर्ड से कम और एक नीडल जैसी ज़्यादा लगती है। अगर मैं इस पतली सी चीज़ से किसी को स्लैश करने की कोशिश करूँगा भी तो यह ऐसे ही टूट जाएगी। अरहन की इस बात पर मास्टर लियाम एकदम शांत और सीरियस टोन में कहते हैं, यह तो बहुत नॉर्मल सी बात है बच्चे, क्योंकि इस वेपन को एनिमीज को स्लैश करने या उन्हें पीसेस में तोड़ने के लिए नहीं बनाई गई थी। इस वेपन को सिर्फ एक ही अल्टीमेट पर्पस के लिए बनाया गया था, एक ऐसी लाइफ और डेथ बैटल जहां एनिमी के सबसे वाइटल पॉइंट पर सीधा स्ट्राइक करके उसे आसानी से मौत के दरवाजे में सुलाया जा सके। एक ऐसी सोड जो सिर्फ थ्रस्टिंग के लिए बनाई गई थी। अरहन थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, अगर सिर्फ थ्रस्टिंग के लिए बनाई गई थी तो एक स्पेयर भी तो था। मास्टर लियाम उसे समझाते हुए कहते हैं, अरहन, तुम्हारी बॉडी और फिजिक्स बहुत कमज़ोर है। ऐसे में इस शॉट के अंदर जो मेमोरीज बची है, जो टेक्निक बची है, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होगी। मास्टर बताते हैं कि इस शॉट के पिछले ओनर ने अकेले मरने से पहले 200 से भी ज़्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया, और वह भी एक औरत थी जो तुमसे भी कमज़ोर थी। मास्टर कहते हैं, अरहन, तुम इस शॉट को फुल रिस्पेक्ट के साथ डिवोवर कर जाओ। अरहन उसे पूरे इज्जत के साथ खा लेता है। वैसे ही अरहन के दिमाग में उस पिछली ओनर की दर्दनाक मेमोरीज आने लगती है। उस लड़की का नाम मेलिए था। हमें मेलिए की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है, एक 10 साल की बच्ची जिसके पूरे परिवार को जलाकर मार दिया जाता है और वो किसी तरह बस जिंदा बची थी। उस दर्द में वो बच्ची बस यही सोचती है, काश मैं भी उनके साथ ही मारी जाती। अपना सब कुछ खोने के बाद उस अनाथ बच्ची को एक ऑर्फनेज लाया जाता है, पर उसकी किस्मत देखो, उस ऑर्फनेज के लोग गॉडेस ऑफ फायर की वर्शिप करते थे। जिस फायर ने उस बच्ची से सारा छीन लिया, अब उसी फायर के पूजने वाले लोगों के वो बीच रहा करती थे। उस आग की वजह से मेलिए का आधा चेहरा बुरी तरह जल चुका था। वहाँ के लोग उसे जले हुए चेहरे के कारण बुली किया करते थे।
ये तो कर्स चाइल्ड है, ये तो मॉन्स्टर है, ये तो कितनी डिस्गस्टिंग दिखती है। इस सब से टूट कर मेलिए हर रोज बस मरने की दुआ करती थी। लेकिन अंधेरे में भी एक होप होती है ना। मेलिए ने उस ऑर्फनेज में एक बूढ़े शॉर्ट मास्टर को देखा जिसका नाम हेगल था। उसका शॉर्ट स्विंग करने का स्टाइल भले ही थोड़ा रफ था, पर उसे देखकर मेलिए को एक उम्मीद मिलती है। एक दिन मेलिए ने हिम्मत करके उस बूढ़े आदमी से पूछा, मिस्टर, मैं आपके जैसा कैसे बन सकती हूँ? मैं भी ये सीखना चाहती हूँ। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची के लिए ये वेपन्स किसी काम के नहीं। पर मेलिए की आंखों में एक अलग ही आग थी। वो अपने डर को ओवरकम करना चाहती थी। उसने कहा, अगर मैं ये सीख लूं तो शायद मुझे इस दुनिया की किसी भी फायर से डर नहीं लगेगा। बूढ़ा आदमी उसकी इस जिद को मान लेता है और कहता है, इनमें से कुछ भी उठा लो, अगर तुम उसे स्विंग कर सकी तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और वहीं मेलिए ने उस नीडल जैसी शॉट को उठाया था। और यही वो सारी मेमोरीज और यही उस महान लड़की की टेक्निक थी जो अरहन ने उस शॉट को डिलीवर करके हासिल की थी। सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है। अरहन उस बैंडिट के आगे खड़ा था और अगले ही पल अरहन अपनी उसी नीडल शॉट से एक खतरनाक लाइटनिंग फास्ट थ्रस्ट करता है। उसका अटैक इतना ज़्यादा इंसेन था कि बाकी बचे हुए बैंडिट की फटी की फटी रह जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि एक छोटे से बच्चे ने इतनी डेंजरस टेक्निक कैसे मास्टर कर ली। मास्टर लियाम की आत्मा अरहन को देखकर बहुत प्राउड फील कर रही होती है। मास्टर सोचते हैं कि पिछले 1 महीने में मैंने इस बच्चे को स्वॉर्डमैनशिप तो सिखाई नहीं, सिर्फ इसका स्टेमिना ट्रेन किया। फिर भी अगर इसने इतना परफेक्ट थ्रस्ट किया है, इसका मतलब इसने उस शॉट्स की मेमोरीज को पूरी तरह देखा है और उसे समझा है। मास्टर एक स्माइल के साथ अरहन को देखते हुए कहते हैं, अब मुझे दिखाओ मेरे यंग डिसेंडेंट, तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। अरहन ने अपनी नीडल सोड उस बैंडिट लीडर की बॉडी में घुसा दी थी। वह खुद भी हैरान था कि बिना किसी एक्सपीरियंस के उसने इतने परफेक्ट तरीके से अटैक कैसे कर दिया। जमीन पर पड़ा हुआ बैंडिट दर्द के मारे बुरी तरह कड़हा रहा था। तभी अरहन को रियलाइज होता है कि इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, उस लड़की मेलिए की यादें और शॉर्ट टेक्निक जिसे उसने 1 महीने पहले कंज्यूम किया था। अब देखने में ऐसा लग रहा था मानो अरहन और मेलिए एक हो गए हों। अरहन उस जख्मी बैंडिट को घूरता है। उसके ये नज़र देखकर बैंडिट डर के मारे कांपने लगता है और रोते हुए भीख मांगता है, मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे मुझे माफ़ करो। लेकिन हमारा एमसी बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसके सर में अपनी नीडल गाड़ देता है, जिसे उस बैंडिट का खेल वहीं खत्म हो जाता है। ये सब करते हुए अरहन का फेस इतना बैडस लग रहा था कि उसे देखकर बाकी सारे बैंडिट डर के मारे वहीं जम जाते हैं। घबराहट में एक बैंडिट दूसरे से कहता है, अब क्या करे, ये बच्चा तो मॉन्स्टर है। दूसरा बैंडिट कांपते हुए जवाब देता है, मुझे मुझे क्या पता, अगर पता होता कि ऐसी जगह में कोई मॉन्स्टर रहता है तो मैं यहाँ आने की कभी कोशिश भी ना करता। उन बैंडिट्स का सफाया करने के लिए अरहन एक स्टेंस लेता है। तभी तीसरा बैंडिट थोड़ा दम दिखाते हुए अपनी भारी वेपन से उस पर अटैक कर देता है, पर एमसी बड़ी तेजी से उस अटैक को डॉज कर लेता है और पास आते ही सीधे उसकी गर्दन में अपनी नीडल घुसा देता है। वहीं पर उस तीसरे बैंडिट की भी डेथ हो जाती है। अब एमसी आगे बढ़ते हुए उन बाकी दोनों बैंडिट्स को ख़त्म करने निकलता है। वो जंप करके सीधा एक बैंडिट के पास पहुंचता है और उसके हाथों पर जोर से अपनी नीडल शॉट घुसा देता है, जिससे उस बैंडिट को भयंकर पेन होता है। अरहन जिस तरह से यह सारी टेक्निक परफॉर्म कर रहा था, ठीक वैसे ही मेलिए भी अपने पास्ट में फाइट करते वक्त करती थी। इससे साफ पता चलता है कि हमारे एमसी के पास एक गजब की कॉपी एबिलिटी है। जिस तरह मेली अपने दुश्मनों को किल करती थी, बिल्कुल वैसे ही अरहन अपने नीडल शॉट से उन बैंडिट्स का एक एक करके काम तमाम कर देता है। जब अरहन घूर कर उस आखिरी बैंडिट को देखता है तो डर के मारे उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि डर से उसके आंख, नाक और कान सभी जगह से पानी निकलने लगता है। लेकिन अरहन के अंदर इस वक्त कोई रहम नहीं था और वो इस आखिरी बैंडिट को भी वहीं मार गिराता है। हम देखते हैं अरहन को जो सभी बैंडिट्स को ठिकाने लगा देता है। तब मास्टर लियाम कहते हैं, मेरे यंग डिसेंडेंट, मैं शॉट के मामले में कभी झूठ नहीं बोलता और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारे आने वाले दिन बेहिसाब दर्द से भरे होंगे। एक के बाद एक ऐसी चुनौतियां आएंगी जहां तुम्हें मौत जिंदगी से ज़्यादा आसान लगेगी। यहाँ तक कि आज के यह मौत का खेल आगे चलकर
तुम्हें एक ब्लेसिंग जैसा लगने लगेगा। मास्टर उसकी आंखों में सीधा देखते हुए पूछते हैं, इतना सब हो जाने के बाद भी क्या तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो? अरहन के चेहरे पर एक पल के लिए भी हेजिटेशन नहीं आती। उसकी आंखें गुस्से और बदले की आग से जलने लगती है। एक ठंडी और ब्रूटल आवाज में अरहन कहता है, अगर किसी तरह मैं कार्लोस की गर्दन पर अपना ब्लेड रख सकूं तो चाहे यह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं आगे बढ़ूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम अरहन की ट्रेनिंग देखते हैं। अरहन को मार्शल लियाम एक ऊंचे माउंटेन में चढ़ाने लगते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती है, आंखें डर से फटी हुई, और वो घबराते हुए चिल्लाता है, मास्टर, क्या हम सच में सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? मास्टर लियाम उसकी इस अचानक बदलती हुई हालात को देखकर गहरी सांस लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारी कल रात वाली वह आग जैसी नजर कहाँ चली गई? बच्चे। मास्टर जानते थे कि बचपन से ही अरहन किसी भी चीज पर अंधा विश्वास नहीं करता। मास्टर कहते हैं, खैर, यह आदत भी तुम्हारी एक स्ट्रेंथ होगी। सबसे पहले मैं तुम्हारी इस क्यूरियोसिटी को शांत करता हूँ। मास्टर उसे समझाना शुरू करते हैं। एक शॉर्ट्समैन का रास्ता 5 स्टेजेस में बना होता है। पहला, शॉर्ट बिगिनर, जो शॉर्ट की दुनिया का एंट्रेंस है। दूसरा, शॉर्ट वॉल्कर, जहां वो लोग पहुंचते हैं जिनके पास सच में मार्शियल टैलेंट होता है। और तीसरा, शॉर्ट रनर, जो बैटलफील्ड में मेन होते हैं। चौथा, शॉर्ट एक्सपर्ट, एक ऐसा हीरो जो अकेले ही पूरी जंग का रुख बदल दे। और आखिरी आता है गॉड्स रिल्म, जिसे शॉर्ट मास्टर कहते हैं। मास्टर लियाम अरहन की तरफ देखते हुए पूछता है, बताओ यंग डिसेंडेंट, तुम्हें क्या लगता है तुम इनमें से किस लेवल पर बिलोंग करते होगे? अरहन का चेहरा पसीने से भीगा था। उसकी आंखों में एक कोल्ड लॉजिक था। एक थकी हुई आवाज में वह कहता है, मुझे लगता है आप मुझसे एक कॉन्फिडेंट आंसर सुनना चाहते हैं, पर मैं अपना लेवल बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक शॉर्ट मास्टर बनने की सबसे पहली शर्त होती है माना को सर्कुलेट करना। उस माना को सर्कुलेट करने के लिए एक सेकेंड हार्ट बनाना, जिसे माना हार्ट कहते हैं। पर क्योंकि मेरे पास माना हार्ट नहीं है, मैं एक बिगिनर कहलाने का लायक भी नहीं हूँ। मुझे अपनी सिचुएशन अच्छी से पता है। मास्टर उसकी बातों से इम्प्रेस होते हैं। बिल्कुल सही, तुम अभी बहुत नीचे हो, जिसने शॉर्ट के पद पर कदम रखा है। और मेरी ये जो ट्रेनिंग है, ये तुम्हारे जैसे लड़के को बिगिनर के रास्ते पर लाने और एक माना हार्ट क्रिएट करने के लिए ही बनी है। यह सुनते ही अरहन को एक झटका लगता है। उसका चेहरा डर और फ्रस्ट्रेशन से भर जाता है। वह जोर से चिल्लाता है, क्या क्या आप क्या कह रहे हैं कि हमें यह रिस्क सिर्फ एक माना हार्ट बनाने के लिए ले रहे हैं? एक ऐसी जगह पर जहां एक छोटी सी गलती का मतलब सीधा मौत है। अरहन फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, मास्टर, मुझे नहीं पता आपके टाइम में क्या होता था, पर आज के टाइम में एक माना हार्ट किसी एल्केमिस्ट के पोशन को पीने से या किसी हाई क्लास नाइट के माना इंजेक्ट करने से इजीली बन जाता है। यहाँ तक कि नोबेल लड़कियां जो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए शॉर्ट सीखती है, वो भी इजीली माना हार्ट बना लेती है। तो फिर इतना आसान रास्ता छोड़कर इस मेथड की जिद क्यों? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। मार्शल लियाम कहते हैं, बच्चे, तुम्हारा रास्ता बहुत ही कठिन है। तुम्हें बहुत ऊपर तक जाना है, जिसके लिए यह नॉर्मल माना हार्ट तुम्हारे लिए बेकार होगा। वो आगे बढ़ते हैं और ऐसी बात कहते हैं जिससे अरहन पूरा हिल जाता है। तुम सही कह रहे हो अरहन, एक आम तरीके से माना हार्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर हमारे कार्बन ब्लड के अंदर स्टील की ताकत बहती है। उस माइटी पावर को एक्सपर्ट करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत वेसल की जरूरत होती है। एक ऑर्डिनरी इंसान का हार्ट उस पावर को झेल ही नहीं सकता। ह्यूमन हार्ट के साथ सिर्फ एक ह्यूमन रिल्म तक ही पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर तुम सच में एक शॉर्ट मास्टर के रास्ते पर चलना चाहते हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, एक ऐसी चीज जिस पर अगर पूरी दुनिया भी वार कर दे, फिर भी उसका कोई कुछ बिगाड़ ना सके। अरहन का चेहरा शौक और औ से भर चुका था। उसकी फटी हुई आंखें मास्टर को देख रही थी। मास्टर आगे कहते हैं, इसे बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद को एंडलेसली मौत के किनारे पर ढकेल दो, तब तक जब तक तुम्हारी फिजिकल बॉडी खुद अपने आप में ये ना कहे कि मुझे माना हार्ट बनानी है। जो माना हार्ट तुम अचीव करोगे वो इस दुनिया में सबसे अलग होगी। सीन पूरी तरह चेंज होता है। हम वार्डी रीजन के ईस्ट में कैंपबेल नाम के एक गांव को होटल का सीन देखते हैं। होटल में वहां बैठे दो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या तुमने एक रमर सुना? एक आदमी दूसरे से कहता है, क्या तुमने वह रमर सुनी है वेस्ट के उस गांव के बारे में जिसका नाम कारवान है? दूसरा आदमी हैरान होकर कहता है, ओह,
वही जगह ना जहाँ पिछले 1 साल से एक भी जिंदा इंसान नहीं देखा गया। अचानक उस मनहूस जगह की बात क्यों कर रहे हो? पहला आदमी अपनी आवाज धीमी करते हुए बताता है, आजकल एक अफवाह फैल रही है कि उस वेस्टर्न विलेज में कुछ तो है, एक ऐसी एंटिटी जिसने उन सभी ठग्स और बैंडिट का नामो निशान मिटा दिया। वो लोग बिना ट्रेस के गायब हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मॉन्स्टर वेव आई होगी, तो कुछ को मानना है कि वहाँ पर कोई ब्लैक मैजिशियन होगा। अफवाहें बहुत थी, पर सबका नतीजा सिर्फ एक ही था, अगर अपनी जान प्यारी है तो उस वेस्टर्न विलेज में एंटर मत करना। पर इन अफवाहों के बीच होटल के अंधेरे कोने में एक शख्स अकेला बैठा अपनी ड्रिंक पी रहा था। उसने एक बड़ा सा क्लॉक पहना हुआ था जिसे उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। उन दोनों की बातें सुनकर उस इंसान के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपनी ड्रिंक को टेबल पर रखता है और एक खौफनाक धीमी आवाज में खुद से कहता है, एक ऐसी विलेज जहां एंटर करते ही मौत मिलती है, ये जगह तो मेरे लिए बहुत बेहतरीन रहेगी।